हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और ये इस सेक्शन ए का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस से चैप्टर नंबर 10 है एंड चैप्टर नंबर 11, ठीक है। 10 एंड 11 को रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, और इस चैप्टर को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज है वो रिवाइज करेंगे। यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए रिवाइज करेंगे ताकि हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो भी हमारे कवर हो जाए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड एनवायरनमेंट मीन। द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज आउटर कवर। यानी एनवायरनमेंट की मीनिंग को यदि हम समझें तो मीनिंग क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास का जो भी वो है, कवर है, जिसने हमें कवर कर रखा है, आउटर कवर, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट, ठीक है। दैट इज द नेचुरल फिजिकल एंड सोशल कवर अराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। यानी कौन सा कवर है, कौन सा आउटर कवर को हम एनवायरनमेंट कहते हैं कि हमारे नेचुरल यानी हमारे आसपास जो भी हमें नेचुरल चीज़ों ने हमें कवर कर रखा है। देन फिजिकल एंड सोशल कवर अराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी हमारे आसपास का जो भी आउटर कवर है उसको हम क्या कहते हैं, जिसने कि हमें सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। The next question is कि what problems has arisen due to the increased imbalance between humans and nature। ये increased है, ठीक है। What problems has arisen due to the increased imbalance between human and nature। यानी ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में जब भी इम्बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है। तो हम बात करते हैं कि जब भी ह्यूमन और नेचर के बीच में इम्बैलेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी का फटना, फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट सूखा, फेमाइन अकाल, क्लाइमेट चेंज यानी जो भी हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, एसिड रेन होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बात करें, ओजोन लेयर डिप्लीशन, बैरन लैंड यानी बंजर जो हमारा लैंड है वो कैसा हो जाता है, बंजर हो जाता है। पॉल्यूशन यानी आसपास हमें हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन उसमें क्रिएट होता है। एंड डिजर्टिफिकेशन। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि कब अराइज होती हैं, जब ह्यूमन और नेचर के बीच का जो बैलेंस है वो कैसा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम जब भी नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच जो बैलेंस है जो होना चाहिए उसके साथ जब भी हम छेड़छाड़ करते हैं या उसमें चेंजेस होते हैं तो उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम क्वेश्चन वाइज रिवाइज कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प मिल सके। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी हमें इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है एनवायरनमेंट की। क्लियर। तो मीनिंग का जैसे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, आउटर कवर होता है, यानी दैट इज द कवर विच सराउंड अस इन द एनवायरनमेंट। यानी हम जिस कवर ने हमें चारों ओर से घेर रखा है तो उस कवर को हम क्या कहते हैं, उस कवर को कहते हैं हम एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा द नेचुरल एंड सोशल कवर अराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट इन द रियल सेंस। यदि रियल सेंस में बात करें तो जो भी नेचुरल फिजिकल और सोशल कवर है जिसने कि हमको चारों तरफ से घेर रखा है तो दैट इज नोन एज environment. The environment or circumstances in which the organism lives is called the environment of the organism। और जिस भी environment या जिस भी circumstances में कोई भी organism है, कोई भी जीव जंतु है वो जीवित रह सकता है यानी अलाव रह सकता है तो that circumstances are known as environment of the organism। उस organism का वो क्या है, environment है, ठीक है। जो एनवायरनमेंट में जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एयर, वाटर, फूड, लाइट एंड शेल्टर आर अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, ठीक। एनवायरनमेंट में जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है वो क्या है, एयर है, वाटर है, फूड है, लाइट है, शेल्टर है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए क्या है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो दीज आर द बेसिक अम्यूनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। यदि हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में ये बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं ये जरूर पाई जाती है। एयर होगा, वाटर होगा, फूड होगा, लाइट होगा एंड शेल्टर होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सीसी पाई हमारे जोग्राफर है और उन्होंने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है
उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि ऑल द सर्कमस्टेंसेज विच सराउंड द ह्यूमन इन ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड हिज एनवायरनमेंट। यानी कोई भी वो सारी सर्कमस्टांसेस, वो सारी कंडीशन जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या कर लेती हैं, सराउंड करती हैं, तो दैट ऑल सर्कमस्टांसेस को क्या कहते हैं हम, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट इज नॉट द नेम ऑफ एनी वन एलिमेंट, यानी एनवायरनमेंट में किसी एक एलिमेंट को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द स्टेट्स और एलिमेंट्स। यानी जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसका क्या है, ये सम टोटल है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। यानी एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट द नेम ऑफ एनी वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट को हम डिफाइन नहीं करें, इसमें दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द स्टेट्स और एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उन सब का क्या है, सम टोटल है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को और हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर। यदि एयर की बात करें, वाटर, फूड, लाइट, शेल्टर, ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द बेसिक एलिमेंट जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ और हमारे डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जब हम घिरे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर। जैसा कि आप पिछली छोटी क्लासेस में भी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो लैंड पार्ट है, जो हमारी अर्थ है, उस पर 3 तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स द एरिया विच इज सराउंडेड बाय एयर, क्लियर, एंड देन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स द एरिया विच इज सराउंडेड बाय अर्थ और लैंड, and hydrosphere is the area which is surrounded by water, clear. And the what is the meaning of biosphere? The combined area of life containing components of atmosphere, lithosphere and hydrosphere is called the biosphere। यानी वो combined area जहाँ पे कि आपको atmosphere यानी air, लिथोस्फीयर यानी लैंड, एंड हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, तीनों का कॉम्बिनेशन हो, जो कि किसी भी लाइफ के लिए क्या है, कंपलसरी है, तो दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। यानी पॉल्यूशन क्या होता है या फिर पॉल्यूटेंट क्या होता है। यानी पॉल्यूटेंट यानी जो एलिमेंट्स हमारे, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं, दे आर नोन एज पॉल्यूटेंट, क्लियर। और पॉल्यूशन क्या होता है कि पॉल्यूशन में हम बात करते हैं ईपी ऑडम की डेफिनेशन को, कि उन्होंने किस तरह से पॉल्यूशन को डिफाइन किया है। तो सच अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी एयर, वाटर या सॉइल के जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब अनडिजायरेबल चेंज होती हैं, विच हार्म द नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट, जिससे कि जो भी हमारा नेचुरल या जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, हार्म से, यानी उसको नुकसान पहुंचता है, एज वेल एज द ह्यूमन, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अफेक्ट होता है, इज कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी वो सारी अनडिजायरेबल चेंजेस जिसके कारण से एयर, वाटर और सॉइल के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है के साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, हार्म होता है, उसको नुकसान होता है, तो उसको कहते हैं हम पॉल्यूशन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट। यानी पॉल्यूटेंट क्या होता है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें ये सारी टर्म्स हैं उनको समझना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसलिए मैं इन सारे जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट। सच अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, यानी वो सारे सब्सटेंसेज, वो सारे आपके चीज़ें जो कि अनडिजायरेबल है, दैट ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑल्टर एनी मेन एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि अपने प्रेजेंस के कारण जो मेन एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट में उनको क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है, उनको चेंज कर देती है, और स्प्रेड पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और इसके साथ साथ क्या स्प्रेड करती है, क्या फैलाती है, पॉल्यूशन, तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉल्यूटेंट कहते हैं। यानी वो सारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और उनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के मेन एलिमेंट्स को ऑल्टर कर रही है, चेंज कर रही हैं, और उनके स्प्रेड होने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे हम जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस की बात करें जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही हैं, तो ये सारी जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी पॉल्यूटेंट। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनडिजायरेबल है, और हमारे एनवायरनमेंट के जो मेन एलिमेंट्स एयर है उसको क्या करती हैं, उसका प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट है, क्लियर।
राइट द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के टाइप्स बताने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कौन से पॉल्यूटेंट है, कौन से सब्सटेंसेज है अनडिजायरेबल जिनके कारण कि हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, उस बिहाफ पे हमें पॉल्यूशन को टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें जो मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है ऑन द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसको कि लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है उससे इंक्रीज होता है, पॉल्यूशन फ्रॉम गार्बेज यानी जो भी कचरा होता है उससे जो पॉल्यूशन होता है, मरीन पॉल्यूशन यानी कई बार जो समुद्री जीव जंतु या समुद्र में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसके कारण से वहाँ जब मरीन पॉल्यूटेड होता है तो दैट इज़ नोन एज मरीन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ड्यू टू डोमेस्टिक वेस्ट, कई बार डोमेस्टिक वेस्ट से भी पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर 12 में हमें कौन कौन से मेजर जो पॉल्यूशन है टाइप्स उनको कवर करना है। तो कौन कौन से मेजर टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, तो हमको पढ़ना है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द वर्ल्ड। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स जिनको कि हमें इस चैप्टर में कवर करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, यदि हम बात करें एयर वाटर नॉइस एंड लैंड पॉल्यूशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कि क्या परिभाषा है इनकी, क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमें याद रखना है कि व्हाट आर द कोजेस, कारण क्या है जिसके कारण से ये जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ होता है। फिर इसको कंट्रोल करने के मेजर्स हमें देखने हैं कि कौन कौन से मेजर्स है जिससे हम इस पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद से हम बात करें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन से जो मेजर्स हैं वो लिए हैं ताकि ये जो इस तरह के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से डेफिनेशन, कॉजेज एंड मेजर्स एंड, ठीक है, एंड द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इन 4 पॉइंट्स में हमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन को क्या करना है, कवर करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को भी हमें अच्छे से समझना है, एंड मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि आपके सिलेबस से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड को, फिर भी एक बार हम इसका एक रिव्यू देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज air pollution and what does the air pollution mean. Due to the natural and human activities, the presence of pollution in atmosphere like dust, smoke, gases, mist, vapors, fuel smell, ये fuel है, ठीक है, fuel smell, which are harmful for human being and other living organism is called air pollution. यानी नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर मीन्स द एरिया विच इज़ सराउंडेड बाय एयर, तो उनमें क्या होता है कि वो पॉल्यूट होता है, जैसे कि उसमें डस्ट जो है वो मिक्स हो जाती है, स्मोक गैसेज हैं, मिस्ट है, वेपर्स है, फ्यूल स्मेल्स हैं, जो कि ह्यूमन बींग और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो दैट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यानी जब भी हमारी आसपास की जो एटमॉस्फेयर है यानी एयर जब पॉल्यूट होती है तो दैट टाइप ऑफ पॉल्यूशन उसको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। क्लियर। अब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी जो एयर पॉल्यूशन है वो कैसे होता है। तो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है नेचुरल सोर्सेज, दूसरा है अननेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो मटेरियल्स इरप्टेड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जब भी हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी जब फूटता है तो उससे जो भी मटेरियल इरप्ट होता है यानी निकलता है। डस्ट ऑफ स्टॉर्म एंड विंड्स, यानी स्टॉर्म जब भी तूफान आता है तो उससे जो भी धूल मिट्टी की आंधियाँ जो आती हैं उससे, फॉरेस्ट फायर या जंगल में आग लग जाए, लैंडस्लाइड या फिर माउंटेन से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इन सब के कारण जो हमारा जो एयर है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। और ये जो सोर्सेज है वो कौन से सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज है, जिसके कारण से कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अननेचुरली तो सोर्सेज की बात करें जो अननेचुरल से, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स का जब एक्सप्लॉयटेशन हो, लाइक यदि हम बात करें कोल, पेट्रोलियम एंड वुड। माइनिंग इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री से माइनिंग की जाती है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन से जो भी हार्मफुल गैसेज हैं वो एमिट होती हैं। स्मोकिंग या स्मोकिंग से जो भी हार्मफुल गैसेज एमिट होती हैं। यूज़ ऑफ केमिकल एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी कुछ सोर्सेज है जिसके कारण से, नेचुरल सोर्सेज है जिसके कारण से हमारा
एयर है वो पॉल्यूट होता है। तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड अब तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि डिफाइन एयर पॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन है वो हो रहा है तो उसके सोर्सेज क्या है, उसके कारण क्या है। तो 2 तरह से रीज़न है, 2 पार्ट्स के में इसके सोर्सेज को हमने डिवाइड किया है। नेचुरल सोर्सेज यानी नेचुरली जो एयर है वो कैसे पॉल्यूट होती है, तो उसमें हम बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की, डस्ट ऑफ स्टॉर्म्स एंड विंड्स की, फॉरेस्ट फायर की एंड लैंडस्लाइड जो कि माउंटेन से होती है, तो उसके कारण से नेचुरली जो हमारी एयर है वो क्या होती है, पॉल्यूट होती है। यदि अननेचुरल सोर्सेज की बात करें तो अननेचुरल सोर्सेज में जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, इसके अलावा माइनिंग होती है इंडस्ट्री में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जितने भी हमारे, या स्मोकिंग, केमिकल और रेडियो एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो उसके कारण से अननेचुरली हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। अब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी जो जब नेचुरली या अननेचुरली सोर्सेज से हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है, उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। तो हम बात करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सबसे पहला जो बेसिक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हम लोग की हेल्थ पे। क्यों, क्योंकि हम एज यूजुअल आपको पता है कि एयर हमारे ब्रीथिंग के लिए और ब्रीथ आउट के लिए क्या है, कंपलसरी है, यानी एयर हमारी क्या है, एक तरह से कहें तो हम अलाइव ही रहते हैं बाय द ब्रीथिंग। और यदि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर यदि पॉल्यूटेड है तो इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे। सेकंड इसका इफेक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड थ्री टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, यानी नेचुरल जो वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और इसके कारण से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट है उनके एग्जिस्टेंस है उसको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, यानी कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो भी किस में आ जाता है, खतरे में, डेंजर में आ जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड अकरेंस ऑफ ग्रेव प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एनवायरमेंट कंडीशन पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब एयर पॉल्यूट होती है। क्या होता है कि अकरेंस ऑफ ग्रेव प्रॉब्लम्स, यानी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, यानी क्लाइमेट चेंज यानी जो भी क्लाइमेट है ये अर्थ का वो क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। ओजोन लेयर क्या होती है कि हमारी जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं अर्थ पे उनको आने से रोकती है। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है, होल हो रहा है, जो कि सन से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको अर्थ पे आने से रोकने से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज अर्थ पे आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लियर। तो दीज आर द एनवायरमेंट कंडीशन, जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट कंडीशन है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यदि हम बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द हीट दैट कम फ्रॉम द सन रेज ऑन द अर्थ बट दैट हीट कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द एटमोसफियर, यानी सन रेज के कारण जो अर्थ पे जो हीट आती है, जो भी उनका टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये जो भी टेम्परेचर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी हमारे एटमोसफियर से एक्सपेल्ड नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ही जब हम कोल, पेट्रोलियम या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कोयल, पेट्रोल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यूजेज ऑफ रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है, तो बेसिकली एयर पॉल्यूशन इज स्लो पॉइजन, यानी एयर पॉल्यूशन को क्या कहा गया, स्लो पॉइजन, यानी धीमा जहर, विच इज क्रिएटिंग ए ग्रेजुअल नेगेटिव इफेक्ट फ्रॉम ऑन द एंटायर बायोटिक एंड अबायोटिक है एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है, स्लो पॉइजन है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा जितने भी बायोटिक और अबायोटिक जो एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेजर की यदि बात करें, सबसे पहले यदि उसकी बात करें तो कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द करंट एयर पॉल्यूशन लेवल एंड प्रेजेंट फ्यूचर
प्रिवेंट फ्यूचर पॉल्यूशन। यानी यदि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी वायु प्रदूषण है वो कम हो जाए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट हमारा करंट एयर पॉल्यूशन है उसके लेवल को हम कंट्रोल करें, और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में पॉल्यूशन होगा उसको भी क्या करें, कंट्रोल करें। तो जैसे कि हमने देखा था कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इवन एन और जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अप्लाई किया था कि जो भी इवन या ऑड सिस्टम क्या था कि जो भी 3 डेज होगा इवन वाली गाड़ी जैसे आज चलेंगी, फिर नेक्स्ट डे ऑड नंबर वाली जितने के जिनके की नंबर प्लेट ऑड नंबर में होंगे वो चलेंगे। तो इस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए थे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि सबसे पहले जो करंट एयर पॉल्यूशन है उसके लेवल को कंट्रोल करना है, और फ्यूचर में होने वाले जो एयर पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट मेजर है फॉर दिस फॉलोइंग मेजर नेसेसरी टू बी इम्प्लीमेंटेड, और उसके लिए कौन कौन से मेजर्स है, फॉलोइंग जो मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले टू डेवलप प्लांटेशन एंड ग्रीन बेल्ट ऑन एटलीस्ट 33% पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी एयर पॉल्यूशन को यदि हमें कंट्रोल करना है तो हमारे अर्थ के मिनिमम 33% जो पार्ट है उस पर क्या करना होगा, प्लांटेशन करके एक ग्रीन बेल्ट है उसको डेवलप करना होगा। क्लियर। टू कंट्रोल पॉल्यूशन एमिटेड बाय व्हीकल्स, और व्हीकल से जो भी पॉल्यूशन या हार्मफुल गैसेज निकल रही है उसको कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज़ हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, या फिर जितने भी नेचुरल हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करना होगा। ठीक है। For this, from 1st April 2017, in place of BS3 grade, BS4 is being provided in India। और व्हीकल से एमिटेड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल 2017 में इंडिया में BS3 की जगह पे BS4 जो व्हीकल्स है या फ्यूल्स है उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। BS4 वाले जो फ्यूल्स व्हीकल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा टू यूज़ मोर ऑफ सोलर पावर बैटरी एंड इलेक्ट्रिक इंजन इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जो भी पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनके प्लेस पे सोलर पावर बैटरी और इलेक्ट्रिक इंजन को यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज, इसके साथ ट्रीज यानी पेड़ों को काटना क्या है, बैन है। एंड यूज ऑफ सच डोमेस्टिक फ्यूल दैट डू नॉट एमिट स्मोक, और इस तरह से डोमेस्टिक फ्यूल को यूज़ करना जो कि स्मोक को एमिट नहीं करते, जिनसे कि धुआं नहीं निकलता है। टू एस्टैब्लिश यूटेंसिल एंड ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आउटसाइड ऑफ द सिटी, या और जितने भी ईट बनाने की या यूटेंसिल बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमारी जो सिटीज़ है उससे बाहर क्या करना, इस्टेब्लिश करना। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक इन इंडस्ट्रीज फॉर मिनिमाइजिंग द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, और जो भी हमारी लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाए। क्लियर। एट पर्सनल लेवल एवरी इंडिविजुअल शुड प्लांट ए ट्री एंड प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन टू इट, और पर्सनल लेवल पे बात करें कि ईच एंड एवरी पर्सन है वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव मेजर ले सकता है। तो ईच एंड एवरी जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्लांट को क्या करे, एक ट्री को प्लांट करे और उसके साथ कम्प्लीटली यानी लाइफ लॉन्ग उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट है, जो एटमोसफियर है, उसको नीट एंड क्लीन रखा जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कि डिस्क्राइब द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन से उपाय हैं उनको अडॉप्ट किया है। तो फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन। यानी अब हम इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी हमारे स्टेप्स लिए हैं टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन उसकी बात करते हैं। ऑन जून 24, 2016 यानी 24 जून 2016 को द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट तैयार किया था 24 जून 2016 को, अंडर विच ग्रीन टैक्स इज रिकमेंडेड। क्या रिकमेंड किया गया था? ग्रीन टैक्स। ठीक है, ग्रीन टैक्स रिकमेंड किया गया था। एंड द मनी रिसीव फ्रॉम इट विल बी यूज टू टेक द फॉरेस्ट लश ग्रीन, और जो भी मनी है इस ग्रीन टैक्स से ऑब्टेन की जाएगी, जो भी रिसीव की जाएगी, उसको फॉरेस्ट लश ग्रीन यानी जो हरा भरा जंगल है उसको बनाने में यूज़ किया जाएगा।
तो सबसे पहला स्टेप से गवर्नमेंट ने क्या किया था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट तैयार किया था 24 जून 2016 को, जिससे कि ग्रीन टैक्स है वो रिकमेंड किया गया ऑन द पीपल, और इससे जो भी मनी है वो रिसीव की जाएगी, उस मनी से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट मेजर की बात करें बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इफेक्ट आर बीइंग मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑन द रोड्स। ठीक है, रोड्स पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 है उसको इंट्रोड्यूस किया है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी। यानी जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो दोनों तरफ क्या होते हैं, जो पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी है, क्लियर। बट एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज पॉसिबल एनी वैन at personal level every individual understand his role of planting a tree and keeping it alive। तो पेड़ लगाना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। यदि हम वाकई में इस प्रॉब्लम से एब्सोल्युटली फ्री होना चाहते हैं तो ये हमारा पर्सनल लेवल पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बात को समझें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, ट्री लगाएं, पेड़ लगाएं, और इसके साथ साथ उन पेड़ों को क्या रखें, अलाइव रखें, यानी जीवित रखें। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, यानी व्हीकल से जो भी पॉल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड द फ्यूल पेट्रोल ऑफ BS4 ग्रेड। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह का जो फ्यूल है वो प्रोवाइड करेगी, BS4 का। क्यों, इससे पहले जो इंडिया में है कौन सा लेवल का फ्यूल है प्रोवाइड किया जाता है, BS3 का। यानी व्हीकल से निकलने वाला जो एमिटेड गैसेज होती हैं, जो गैसेज निकलती है हार्मफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2017 से BS4 ग्रेड का जो फ्यूल है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 की बात करें, द एश्योरेंस ऑफ सप्लाई ऑफ BS5 ग्रेड फ्यूल, यानी 2020 से BS5 ग्रेड फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ BS4 ग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्यूल है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि व्हीकल से जो भी हमारा हार्मफुल गैसेज एमिट होती है उसको कंट्रोल किया जा सके, और जिससे एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट and what is the definition of environment according to CC Pai, what is the meaning of pollution and what is the meaning of pollutant। इसके अलावा हमने देखा कि what is the meaning of air pollution। ठीक है, इसके बाद से हमने देखा what are the sources of air pollution, and then उसके बाद से हमने बात की कि एयर पॉल्यूशन को हमने दो सोर्सेज में डिवाइड किया था, नेचुरल सोर्सेज एंड अननेचुरल सोर्सेज। इसके बाद से हमने देखा कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है। और फिर हमने डिस्कस किया कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, वो स्टेप्स हैं वो लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 12 के। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें और उसको नोट्स बना लें ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर भी यदि इस किसी भी टॉपिक में आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।